लास्ट क्लास में तुम नहीं थे ना? थी। फ्राइडे वाले क्लास में थे। हाँ। अच्छा। जो वो किया था ना, प्रिज्म। हाँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बार प्रिज्म न्यूमेरिकल कराए थे मैंने प्रिज्म के। नहीं, मिनिमम डेविएशन तक करवा है। अच्छा। ये किया था ना मैंने लास्ट क्लास में। यस सर। एंड फॉर मिनिमम डिविएशन आई वाज इक्वल टू ई, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। सो आई आ गया था हमारा A प्लस डेल्टा M बाई टू। R वॉज A बाई टू। तुमने म्यू फाइंड किया था, साइन A प्लस डेल्टा M बाई टू बाय साइन A बाई टू। देखो पेज नंबर 4 पे, देखो असाइनमेंट पे, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ आईएससी 2024। ट्राई दिस। अगस्त से असाइनमेंट है ना मेरे पास। हाँ जी सर। पेज नंबर 4, आईएससी 2024। ओके सर। Shows a monochromatic light LM incident on the first surface AB of a regular glass prism ABC. The emergent ray grazes the adjacent surface AC. Calculate the angle of incidence. मनन असाइनमेंट का पेज नंबर 4, ओके सर। आईसी बोर्ड का 2024 का क्वेश्चन है, वो करो, जिसमें डायग्राम भी दिया हुआ है।
म्यू ऑफ द प्रिज्म दे रहेगा 1.5 and it says it's equilateral prism. When the prism is equilateral, angle A would be 60 degree. Grazing the surface का मतलब है it is parallel to the surface of the prism. कर लो. नॉर्मल स्नेल्स लॉ लगा सकते हो तुम इसमें, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल. तो हाँ. इसके लिए डिविएशन 90 लेंगे क्या? ना, डिविएशन ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस में 90 डिग्री हो गया. बट अच्छा, ओके। तो पहले सेकंड सरफेस पे तुम स्नेल्स लॉ लगा दो, ठीक है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे. इसको ये R2 लेते हैं वैसे तो. दिस इज R2, दिस इज R1. नॉर्मल के साथ रे का जो एंगल था वो ये R1 है. तो अप्लाई स्नेल्स लॉ ओवर हियर. सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, 1 जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल. तो 1.5 साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू, आउटसाइड तो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, 1 इंटू साइन 90. ये हो जाएगा. तो यहां से तुम्हें साइन R2 मिल गया. साइन 90 इज 1, इट इज 1.5. साइन ऑफ R2 इज 1.5. अब जरा देखो, ये नॉर्मल था, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा? 90 माइनस R2, ठीक है. ये एंगल 90 माइनस R2 है. ये एंगल 60 डिग्री है बिकॉज इक्विलेटरल प्रिज्म है. तो यू कैन फाइंड दिस एंगल. ये वाला एंगल देखो कितना हुआ. इट इज बेसिकली 90 माइनस R1, है ना. ये R1 है, ये नॉर्मल है ना. तो ये 90 माइनस R1 है. तो 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री. इससे तुम्हारा R1 आ जाएगा R2 के टर्म में. और इस सरफेस में स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा? 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन R1. R1 को तुम रिप्लेस कर सकते हो. दिस एंगल इज 60 डिग्री. दिस इज 90 माइनस R1. दिस इज 90 माइनस R2 इक्वल टू 180. तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए. तो 90 90 से कट जाएगा. सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 आ गया. हमें साइन R2 ऑलरेडी मालूम है. तुम लोगों को तो वो मिलता है ना कैलकुलेटर. यस सर। यू कैन फाइंड आउट नहीं सर। R2 के वैल्यू, है ना. CBSE में वैल्यू दी होगी. साइन R2 इज 2/3. देखो कितना आ रहा है 2/3 से. R2 फाइंड कर लो. 41.81। राइट. तो 41.81 एंड देन R1 प्लस R2 60 डिग्री है. So R1 plus R2 is 60. So that will give you R1 की. 18.18। तो R1 की वैल्यू आ गई. कितना आ रहा है ये?
18 पॉइंट 18। हाँ। इस हार्मोन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसका म्यू तो 1 था ना, यहाँ पे तो एयर है, तो साइन आई विल बी इक्वल टू 1.5 into sin r1. Sin r is 18.18, and that's how you find I. So this was a 3 mark question, ISC 2024. ये कर लो क्वेश्चन, पेज 6 पे, CBSE 2024 का क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। कॉन्वेक्स लेंस वाला भी कर लो। पेज 6, क्वेश्चन नंबर 1 and 2। 1/f is equal to mu2 by mu1 minus 1 over 1/r1 minus 1/r2. If you have a biconvex or biconcave lens, पहला सरफेस R1 है, रेडियस का वजह सेकेंड R2 है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन R1 को पॉजिटिव लेगो और R2 का इधर सेंटर होगा तो R2 नेगेटिव आएगा। ये बाइकॉन्वेक्स का। बाइकॉनकेव में दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस का रेडियस का वजह इधर होगा, R2 विल बी पॉजिटिव एंड R1 वुड बी नेगेटिव। यहाँ पे mu2 is material of lens and mu1 is surrounding. So with this information you can answer this question. देखो असाइनमेंट है तो बस, पेज 6 क्वेश्चन 1 and 2। हम्म, क्या बोला उसने अनन्या ने तुम्हें? क्या बोला अनन्या ने? अभी कुछ नहीं करा है खास, एक क्वेश्चन किया है अभी। हाँ, कौन सा किया था? ये वाला, ये किया है मैंने, दिखाना। ये दोनों करो, ये और ये। एयर में फोकल लेंथ दिया हुआ है, दे आस्किंग इज फोकल लेंथ इन वाटर एंड ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें आने चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को 2 बार यूज करना है तुम्हें, एक बार सराउंडिंग एयर है, एक बार सराउंडिंग वो वाला लिक्विड है। हम्म, ये मैंने डिराइव नहीं करा था, लिखवाया था।
हो गया गज से? अगस्त से एक मिनट से कर रहा हूँ। अगस्त एंड शनाया यू डूइंग रे ऑप्टिक्स सेकंड टाइम? तुम्हारे यस सर। एग्जाम में भी आ रहा है। यस। फिर इस फॉर्मूले को यूज करो। एयर में फोकल लेंथ दे रखा है, कितना है फोकल लेंथ एयर में? 15 1.65। सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5। अब म्यू टू इज मटीरियल लेंस, वो कितना है? 1.52 है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। म्यू वन इज ऑलवेज द सराउंडिंग, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे, एयर है। और इसको तुम एज इट इज छोड़ दो, या इसकी तुम वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये दूसरे में यूज होगा, या इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट टाइम द सेम लेंस इज प्लेस इन सम लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स whatever, और फोकल लेंथ सपोज 1/f हो गया, उसका एफ हो गया। अब मटीरियल लेंस तो वही रहेगा, लिक्विड इज 1.65 सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, -1, और ये भी सेम रहेगा। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड 1/2, गेट द वैल्यू ऑफ एफ। कर लो। एक बार लेंस को एयर में रखा, सराउंडिंग इज एयर, तो म्यू 1 एयर हो गया। म्यू टू इज ऑलवेज मटीरियल ऑफ द लेंस, तो मटीरियल लेंस का हमें फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहेगा 1.52, तो 1.52 डिवाइड बाय 1। और R1 R2 की हमें जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा एज इट इज। दूसरी बात, उसी लेंस को हमने एक लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो अब क्या है, सराउंडिंग लिक्विड हो गया ना, सराउंडिंग इज लिक्विड, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 विच इज 1.65। मटीरियल ऑफ लेंस का वही रहेगा 1.52। फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, because the focal length of a lens depends upon not only the material of the lens, not on only R1 R2, plus also on the mu of the surrounding medium, उस पर डिपेंड करता है। अब दोनों को डिवाइड करो, मेरे को एफ बताओ कितना आ रहा है। तो मेरा -289 आ रहा है। चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। मनन कितना आ रहा है? -99। ठीक है। शनाया हो गया? तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो, एक वो कट जाएगा बाकी, है ना। सिक्सटी इंटू 1.65, यही है। तो -189 है ना, यही आ रहा है। अब माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है, सबसे पहली बात तो ये है, माइनस तो साइन ये सिग्निफाई -99। कर रहा है द लेंस इज बिहेविंग -99 1। -99। अच्छा, -99 है, ओके। हाँ, 1.65 ही तो वही है। तो द नेगेटिव साइन हाँ भाई। सिग्निफाइज दैट इट इज कॉनकेव। कॉनकेव लेंस, ठीक है। हालांकि ये कॉन्वेक्स है, दिखने में कॉन्वेक्स लगे, बट ये डाइवर्जिंग बन गया बिकॉज की फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, दैट्स व्हाई इट हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। अब एक काम करो, सेम क्वेश्चन में आगे लिखो, इफ द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर, इफ द लेंस is placed in water
what is the focal length? If the lens is placed in water, what will be its focal length? See, refractive index of water is 4/3. कर लो. If the same lens is placed inside water, what will be its focal length? एयर में 15 था. अब तुम्हें लेंस का फोकल लेंथ जब सराउंडिंग वाटर है उसमें निकालना है. ये अभी तुमने लिक्विड वाला किया था ना, इसमें दे माइट गिव यू ए रे डायग्राम आल्सो एंड आस्क यू द नेचर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉट द वैल्यू कि वो लेस देन 1.52 होगा, 1.6 मोर देन 1.52 होगा. ये हो रहा था अगर रेज पैरेलल होती और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता म्यू 1 होता 1.65, तो दिस वुड बी गोइंग लाइक दिस. द रेज विल गो, दे विल डाइवर्ज. Even though it's a convex converging lens, it's behaving like a concave lens. तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, लेंस बिहेव्स अदर वे अराउंड. व्हेनेवर μ2 इज लेस देन μ1, लेंस की नेचर चेंज हो जाती है. नेचर ऑफ लेंस चेंजेस, लिख लेना ये. उसी लेंस को पानी में डाला, वाटर में डाला तो क्या होगा? फाइंड द फोकल लेंथ इफ द लेंस इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर. म्यू ऑफ वाटर इज 4/3, ये गिवन है. कि they give the right question इस तरह से आएगा that there's a lens, it is it's put inside a liquid and it disappears. What is the refractive index of the liquid? तो उस केस में क्या होगा? Refractive index of the liquid would be the same as that of the lens. If a lens is put inside a liquid and the lens disappears, तो मतलब μ1 is equal to μ2. Surrounding liquid का refractive index is the same as material of the lens. ये होगा. पानी में डालने में क्या होगा? शनाया बोली गीला हो जाएगा लेंस. वैसे बरसात का मौसम है. कोई बात नहीं शनाया, तुम्हें गीला नहीं होना है, लेंस को हो जाने दो. तुम्हारा मैंने वो पेपर देखा था वर्कशीट, पहले ही क्वेश्चन का आंसर तुमने गलत कर दिया. है। और क्या? अगर दो चार्जेस एयर में हैं तो फोर्स कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q/R². स्क्वायर हाँ। और जब मीडियम में रखोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन है तो ये हो जाएगा. कि अब उसने पूछा था एयर इज टू मीडियम. अच्छा एयर इज टू मीडियम और क्या, तुमने उसको उल्टा कर दिया तो ये आएगा K/1. एयर में टू। अच्छा फोर्स ज्यादा होता है. तुमने की वर्कशीट अगस्त से स्कूल वाली? नहीं सर, क्यों? तभी कर रहा हूँ. अरे फिर करके मेरे फाइनल को भेजो, मैं बनवाना. चेक कर दूंगा, ऐसा मत करो. ठीक है. अब तो टाइम आ गया एग्जाम का, कब दोगे फिर? हाँ जी सर. सर, क्या इसका क्या आंसर है? इस वाटर वाले का?
यू सी, अगर यहाँ पे तुम्हें मटेरियल ऑफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया होता, एंड देन द क्वेश्चन वाज द लेंस इज पुट इनसाइड वाटर, द फोकल लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स। बट वो कब होता है? जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है तो 4 टाइम्स हो जाता है। यहाँ पे 1.52 है, इसीलिए तुम्हारा आंसर 60 से थोड़ा कम आ रहा है। बट रिमेंबर दिस फैक्ट, इफ refractive index of material of lens is 1.5 and the lens is placed inside water, it would be of same nature, positive answer आएगा, but the focal length will become 4 times. तो अगर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता और हम इसको पानी में सबमर्ज करते तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता 60, सॉरी फोकल लेंथ 60 हो जाता। इसका तुम्हारा आंसर 56 के आसपास आ रहा है ना? ऑल राइट, ठीक है। सो द फोकल लेंथ हैज इंक्रीज्ड। तो फोकल लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाता है, लेस कन्वर्जिंग हो जाता है? बताओ। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स इंक्रीजेस, विल इट बिकम ज्यादा मोर? कन्वर्जिंग हो जाएगा। हाँ, क्या? इट विल इंक्रीज। हाँ, फोकल लेंथ बढ़ गया तो ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया, कम कन्वर्जिंग हुआ? ज्यादा कन्वर्जिंग। नहीं, जब फोकल लेंथ सपोज कम है तो उसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया, फोकल लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा देर बाद में फोकस करेगा, तो ये लेस कन्वर्जिंग है, ये ज्यादा कन्वर्जिंग है। तो फोकल लेंथ ज्यादा होने का मतलब उसकी पावर कम हो गई। इफ यू रिमेंबर, पावर ऑफ ए लेंस इज 1/f इन मीटर्स और 100/f इन सेंटीमीटर, ये था ना? Yes. तो पावर का मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब है एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज डाइवर्ज। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, उल्टा होता है। इसका सेकंड पार्ट करो अभी, इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन कर लो। अगर किसी डेंसर मीडियम से रेज ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में जाएंगी तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दोगे तो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। और बढ़ा दोगे तो हो सकता है द रेज विल ग्रेज लाइक दिस, मतलब आर विल बी 90 डिग्री। और अगर, तो ये एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है साइन सी इज इक्वल टू 1/μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कौन सा? अभी देखता हूं मैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से भी बड़ा है तो द रे विल TIR, totally internally reflected. So the condition for total internal reflection is that ray should travel from denser to rarer and angle of incidence should be more than critical angle. For for a ray incident at a critical angle, the angle of reflection is, for any ray incident at critical angle of reflection कितना आएगा? इसका आंसर बताओ कोई मुझे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रे जो है 90 सी पे, ये ऐसे जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री है। रिफ्लेक्शन तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन तो ये हुआ ना, ये वाला। रिफ्लेक्शन तो सेम मीडियम में होता है। नहीं, क्रिटिकल एंगल पे ग्रेज करती है रे। क्रिटिकल एंगल पे सी म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। क्रिटिकल एंगल पे R 90 होता है। क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो ये वाला होता है, तो ये कितना हो गया फिर? ये 90 हो गया। तो whenever a ray is incident at critical angle, angle of reflection and angle of refraction both are 90 degree। लिख लो, आंसर करो नेक्स्ट पार्ट अब।
स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ, म्यू इंटू साइन आई, वो वाला म्यू वन, म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। हाँ वही बात है, मतलब जिस एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी एंग मीडियम का। तो सिक हाँ, बिकॉज टी आई आर में रे हमेशा डेंसर टू रेयर मूव करती है। क्यों? इसमें रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है? वाटर एयर, हाँ तो वाटर डेंसर हो गया। म्यू टू इज बेसिकली वाटर, म्यू वन वन हो जाएगा। सो म्यू टू इज 4/3 denser medium, म्यू वन इज 1। A ray of light of wavelength 600 nanometer is incident on the water air interface at an angle less than critical angle। अब इस बार क्या हो रहा है, एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये दोनों डायग्राम बन गए ना। इन दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो टी आई आर नहीं हो रहा है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन में तुम क्या करोगे, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, ये करना है तुम्हें। म्यू टू 1.4/3 साइन आई, म्यू वन इज 1 साइन आर। तो लेकिन इसने पूछा कुछ और है, वेवलेंथ पूछा है इसने, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्टेड रे। याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया था? जब भी रे ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स द सेम। स्पीड चेंजेस, स्पीड चेंज होता है, और वेवलेंथ चेंज होता है। द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो या तो तुम ऐसा कर सकते हो, पहले तुम वाटर एयर में और वाटर में तुम रिलेशन निकाल लो वेवलेंथ का या स्पीड का निकाल लो। whenever a ray of light travels in a denser medium, उसका स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। इन एयर इट विल बी c 3 × 10⁻⁸। एयर में स्पीड विल बी c, विच इज 3 × 10⁸। जबकि वाटर में या किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, c/μ। यू कैन यूज दिस। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन अ डेंसर मीडियम, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो एयर में सपोज वेवलेंथ लैम्डा 1 है, वाटर में लैम्डा 2 है, तो v कितना होता है, v इज ऑलवेज f लैम्डा। तो ये जाएगा f λ2 इज इक्वल टू f, सेम रहता है, लैम्डा n/μ। बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी कट जाएगी, काट दो, और λ2 तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है λ2? वाटर में दे रखा है ना वेवलेंथ, कितना दे रखा है, म्यू इज 4/3, सी सी को मैंने एफ लैम्डा लिख दिया ना। λ1 is wavelength in air, λ2 is wavelength in water। तो कितना दे रखा है वाटर में वेवलेंथ, 600 नैनोमीटर। ऑप्शन में है, इसका आंसर था 800 नैनोमीटर।
पेज 3 पे देखो, सबसे ऊपर एक डायग्राम बना है, वो कर लो। पेज क्वेश्चन तो वैसे पेज 2 पर है ये, सीबीएसई 2025, बट उसका डायग्राम थर्ड पेज पे है। पेज 2 पे क्वेश्चन है, पेज 3 पे डायग्राम है। थ्री पे डायग्राम दे रखा है। हाँ, ये वाला प्रिज्म आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है। हम्म। हाँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो ना कितना है उस पे। ये वाली रे तो सीधी चली जाएगी, बिकॉज यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। और फिर यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म कितना दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 1.6 दे रखा है। तो एंगल, और क्रिटिकल एंगल कितना होता है अगर 1.6 है म्यू, तो वन क्रिटिकल बाय वन एंगल का। साइन इनवर्स ऑफ 1/1.6। हम्म। 1/1.6 का साइन हाँ, इनवर्स तो इसे सी निकाल लो, कितना आ रहा है? 38.68। 38। 0.68। इसका मतलब ये हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मच मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे टी आई आर होगा, मतलब द रे वुड बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है। फिर यहाँ पे रे आएगी, ये 90। यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा क्या करना है। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं इसको। तो अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो क्या हो रहा है। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो कितना हो गया, 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया ये, 60। 30 डिग्री। नहीं, 60 होना चाहिए ना। ये हाँ, 30, ये 30 है, ये वाला 30 है, तो ये 60 हो गया। अब यू कैन, अब देन यू कैन फाइंड denser to rarer, it will move away from the normal. You can find this angle R. इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो, आर आ जाएगा। so the angle of incidence is greater than the critical angle, no? है? अच्छा, Like, सेम है दोनों का वो ना।
हाँ तो 60, फिर तो वापस टी आई आर हो जाएगा, हाँ 60 is greater than 38, बिकॉज एंगल ऑफ 60 इंसिडेंस 60 हो गया ना, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो टी आई आर होगा। गुड ऑब्जर्वेशन, तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे वापस टी आई तो ट्रांसमिट नहीं होगी ना फिर तो रेज, दिस रे विल नॉट बी ट्रांसमिटेड, इट विल बी रिफ्लेक्टेड, टी आई आर हो रहा है यहाँ पे, तो टी आई आर होने का मतलब ऐसे जाएगी रे, ये भी 60 डिग्री है, फिर वापस नॉर्मल बना दो यहाँ पे। फिर क्या होगा उसके बाद, तो यहाँ पे फिर एंगल ऑफ निकल जाएगी। इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? हाँ, हाँ टी आई आर हो रहा है ना, नहीं 90 डिग्री नहीं फॉर्म करेगा, 60 डिग्री फॉर्म करेगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर क्लियर नहीं है ये। सो दिस इज ए, ले लेता हूँ उसको, ये इस तरह से है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे थी यहाँ पे, दिस वाज 60 डिग्री, ठीक है, तो ये 60 डिग्री पे ही आएगा ये। अब जब 60 डिग्री पे आएगा तो मैं देखो यहाँ पे एंगल ऑफ ये कितना है, ये भी 60। 60 है, ये 30 है, दिस इज तो 30, दूसरा भी 30 हो गया तो बाहर आ जाएगा। तो ये 30, ये 60, इसका मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए, ये एंगल 90 होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, मनन समझ में आ रहा है? ये 60 है, ये 30 है, तो थर्ड एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 मतलब ये वाली जो यस रे है सर। यहाँ पे ये बाहर आ जाएगी स्ट्रेट अवे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का हो गया 0। तो ये जो रे है इट विल, इसलिए लास्ट का पेपर बच्चों को टफ लगा था, काफी दिमाग यूज हुआ था। गरिमा ये समझ में आ गया कि वो 6 सेकंड सर्विस में 90 हो रहा है वो। फिर आपके बाद में आएगी। मैं बोला था वेव ऑप्टिक्स रिवाइज हो गया तुम्हारा? हाँ ये मैं चल रहा है ये वहाँ पे, अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रही है। अच्छा। इसमें मेरा डाउट था भेज देना है तो मेरे को बाद में। नहीं थोड़ा सा ही है सर, लाइक एक हॉलो स्फीयर के अगर लाइक बाउंड्री पर रखा हुआ चार्ट तो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? एक होलोस्फीयर है, और हाँ जी, उसके बाउंड्री पर रखा हुआ है लाइक ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द चार्ट, so will it be included in Q enclosed or it will not? नो ऑन द सरफेस माना जाएगा ना उसको, तो विल बी ठीक है। इंक्लूडेड। ठीक है। क्वेश्चन 81 जरूर कर लेना इसका, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेस्ड है, हमने अभी पढ़ा नहीं है, तुम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी मेरे साथ। 81 शनाया नगत से, 96 Okay. करो। 96, 97। म्यू, हाँ म्यू टू विल बी, म्यू इज इक्वल टू विल बी दैट ऑफ द
प्रिज्म। नाइन्टी डिग्री का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। हम्म। हाँ तो क्रिटिकल एंगल निकालो। एक छोटा ये परपेंडिकुलर इंसिडेंस से तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया। म्यू 2 दे रखा है। पूरे जाओगे। एंगल इज 30। टू केसेस में यहाँ भी तो आ सकती है उधर। तो एंगल सर ऑफ आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। अच्छा, सेल वीक हो गए। So this angle would be how much? This would be 60, this is 30। सी निकालो एक बार कितना आ रहा है। सेल हैं और नए वाले। सर आवाज ठीक आ रही है। 30 डिग्री आ गया ना। 30 तो होता है। हाँ। म्यू इज 2 ना। तो साइन C is 1/2 मतलब सी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री है मतलब इस सिचुएशन पे आई इज इक्वल टू सी हो गया। तो आई इज इक्वल टू सी अगर हो गया तो रे वुड ग्रेज। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। जब भी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस द रे वुड बी ग्रेजिंग। हाँ। अब एक बार ऐसा करो यहाँ पे लेके देखो। अगर रे सपोज यहाँ पे इंसिडेंट होती तो फिर क्या होता। उस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। बिकॉज ये 60 डिग्री है तो उसमें ये 60 डिग्री हो जाता। तो जब ये एंगल 60 डिग्री होगा तो फिर इस वाले केस में सी विल बी मोर आई विल बी मोर देन सी।
अगर ये इस सरफेस पे होता तो इस वाले केस में यहाँ पे आई इज मोर देन सी, बिकॉज आई तो तुम्हारा 60 है, सी तुम्हारा 30 है, तो यहाँ पे टी आई आर होता, यहाँ पे फिर टी आई आर हो जाता। मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेकंड सरफेस पे अगर वो रे इंसिडेंट होती, दो सरफेसेस है ना, बिकॉज सी इज आई इज मोर देन सी। दिखाओ, अगर ये वाला सरफेस लेते तुम, ये, तो क्रिटिकल एंगल ये कितना 60 है, ये 30 है, तो ये 60 हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, वो 30 से बड़ा हो गया सी से। तो इंसिडेंट एंगल अगर सी से बड़ा है तो टी आई आर होगा, टी आई आर होगा तो यहाँ रह जाएगी, तो वापस तुम निकालोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर देखोगे क्या हो रहा है। उसके बाद दो केसेस लेने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ, बिकॉज अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे टी आई आर होगा अगर ये वाली सिचुएशन होती, बिकॉज दिस एंगल 60 दिस 30, तो फिर रे इधर जाएगी जो मैंने रेड से बनाई है। फिर यहाँ पे तुम नॉर्मल देखोगे क्या हो रहा है। मैं इस वाले को हटा देता हूँ, ये तो हो चुका है ना हमारा। आई जस्ट रिमूव दिस। ये रे यहाँ जा रही है अब। अब देखो क्या है, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है अब। टी आई आर का मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही रिफ्लेक्शन होगा, 60। ये 60 तो ये 30, ये 60 ये 30 हो गया ना, फिर ये 30 होगा तो फिर क्या होगा, फिर ग्रेस हो जाएगी रे, फिर इस सरफेस से ग्रेस करेगी, फिर इस सरफेस से ग्रेस करेगी रे। अगर वो रे उस फेस पे ना इंसिडेंट हो गई, इस फेस पे होती, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। बात समझ में आ रही है शनाया, अगस्त से मनन? यस सर। Yes, sir. Yes, एक sir. सरफेस पे टी आई आर होगा, दूसरे पे वो सी के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, सी के इक्वल हो गया तो वो ग्रेस कर जाएगी 90 पे। तो जब भी एंगल सी के इक्वल होता है तो ग्रेस करती है रे। 97 करो। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, सेम लेंस, सेम प्रिज्म का, सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के अलग अलग होता है। कैसे होता है? म्यू ऑफ वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ द रेड इज लीस्ट। साइन सी क्या होता है? 1/म्यू। म्यू डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्रिटिकल एंगल किस कलर का ज्यादा होगा? जिसका म्यू छोटा है ना, उल्टा हो गया ना। कीप दिस इन माइंड एन आंसर। Critical angle for red color would be the maximum. हम्म। क्या? तीन अलग अलग वो दे रखे ना कलर्स।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है, ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.44 है। हम्म, हो जाएगा, करो तो सही। ये बोर्ड का क्वेश्चन है आया हुआ, दिमाग लगेगा इसमें थोड़ा सा। तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तीनों कलर के लिए। जो ये एंगल होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है इस ऐसे केसेस में। इसका भी एंगल, हाँ, यस। so all you have to do is find C for all colors। सी आइडिया से लग जाएगा, बिकॉज तुम्हारे पास जो ये दे रखा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगर साइन सी होता 1/μ है ना, साइन सी इज 1/μ। तो अगर मैं सी को 45 ले लेता हूँ मान लो, तो उस केस में म्यू कितना आएगा? साइन म्यू आ जाएगा √2 आ जाएगा। √2 इज 1.44, 1.414। तो अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस या क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से छोटा होगा, क्रिटिकल एंगल अगर 45 डिग्री से, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है ना हमारे पास, तो अगर क्रिटिकल एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, तो वो टी आई आर हो जाएगा। तभी तो टी आई आर होगा। आई तो फिक्स है तीनों कलर के लिए 45 डिग्री। तो किसका सी 45 डिग्री से छोटा है? अब जिनको कैलकुलेटर अलाउड है वो तो कर लेंगे डायरेक्टली, विद जिनको नहीं है वो कैसे करेंगे? उनको ये यहाँ से इन्फर करना पड़ेगा, साइन सी को 1/μ से करना पड़ेगा। अगर मान लो म्यू होता 1.41, मतलब √2 होता म्यू, तो रे ग्रेस करती। सी और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो सी किस कलर का सबसे ज्यादा हुआ? रेड कलर का सबसे ज्यादा हुआ, रेड कलर का सी 45 से बड़ा हो जाएगा वैसे। करके देख लो। आई थिंक दीज टू कलर्स विल नॉट बी टी आई आर, बिकॉज, हाँ, बिकॉज इनका 1.41 से बड़ा है ना। रूट भाई √2 का मतलब क्या होता है, ये है ना 40 इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो अगर मैं क्रिटिकल एंगल को 45 ले लेता हूँ, तो म्यू कितना आता है? सी को अगर मैं 45 ले लेता हूँ, तो म्यू की वैल्यू आती है √2। तो √2 कितना होता है? 1.41 इज √2। तो इन दोनों का म्यू 1.41 से बड़ा है ना, मतलब, नहीं नहीं, छोटा है। 1.41, ये छोटा है, ये वाला छोटा है, सॉरी। सिर्फ रेड कलर टी आई आर नहीं होगा। रेड कलर का म्यू 1.414 से छोटा है, 1.39 है, तो उसका क्रिटिकल एंगल 45 से डिग्री से बड़ा आएगा। रेड कलर का क्रिटिकल एंगल 45 से बड़ा आएगा, बाकी दोनों का छोटा आएगा। देखो जरा वैल्यू निकाल बताना अगस्त से। Sir, the हाँ, value of the red one will be 46 degrees, green will be 43.98, and blue will be 35. इसका कितना आ रहा है क्रिटिकल एंगल? सी, Red का is 46 degrees. हाँ, मतलब ज्यादा हो गया ना ये तो ये टी आई आर नहीं होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और ग्रीन का कितना आ रहा है? Green का आ रहा है 43.95. तो ये हो गया जस्ट अबाउट इट। एंड And the blue is 35. ये तो बहुत आराम से होगा टी आई आर। तो जिस हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, और इनका क्रिटिकल एंगल 45 से छोटा है, तो ग्रीन, हाँ, ग्रीन भी टी आई आर हो गया, ये भी टी आई आर हो गया। वाई? बिकॉज आई इज मोर देन सी। जबकि रेड कलर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अवे फ्रॉम नॉर्मली तो जा रहा है।
तो यही तो होगा। हाँ ठीक है, राइट। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको याद कर लो, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 151 करना। 151। अभी नहीं देखने किसका फोन है। डेप्थ एच ले लो इसका। अच्छा ठीक है। तो रे ऑफ लाइट विल गो लाइक दिस। तो अगर जो क्रिटिकल एंगल सी के इक्वल होगा तो ग्रेज करेगा, उसके बाद वो टी आई आर हो जाएगा। तो जो लाइट का पैच तुम्हें नजर आएगा ऊपर से देखने पे, वो एक सर्कुलर पैच ऑफ लाइट नजर आता है जिसका रेडियस आर है। तो दिस इज सी, दिस वुड बी सी। हाँ पॉइंट सोर्स है, दिस इज पॉइंट सोर्स, बल्ब है यहाँ पे। नहीं तो पॉइंट सोर्स से तो रेस चारों डायरेक्शन में जाती हैं फिर, लेकिन टी आई आर हो रहा है तो वापस चला जाएगा पीछे। एक रेडियस के बाद वो वापस टी आई आर होकर अंदर चला जाएगा। दिखाओ, यहाँ से रेस चारों तरफ जाएंगे, लेकिन इसके बाद वो ग्रेज हो जाएगा और इसके बाद वो वापस नीचे आ जाएगा। तो रेज बाहर कहाँ निकलेंगे, इसमें से बाहर निकलेंगे। एक सर्कुलर पैच से रेज बाहर निकलेंगे, उसका रेडियस निकालना है। वही तो एक क्वेश्चन। तो रेज विल ट्रांसमिट आउट फ्रॉम ए सर्कुलर पैच लाइक दिस, उसके बियॉन्ड वो सारी टी आई आर हो जाएंगी। तो इससे तुम कर लोगे सॉल्व। इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लो, ये आर है, ये इसका डेप्थ एच है, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो साइन सी कितना आएगा यहाँ से, साइन सी वुड बी perpendicular by hypotenuse। बट साइन सी कितना होता है, 1/μ। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो। आर का फॉर्मूला आ गया, ये इसका रिजल्ट याद कर लेना। ये डिराइव करने के लिए भी आ सकता है। एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
This is the area through which light will come out. इस फॉर्मूले में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. So what is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? तो इसका कॉन्सेप्ट वही तो क्रिटिकल एंगल पे तो कॉन्सेप्ट है इसका. अगर बल्ब नीचे लेक के नीचे, तो उससे लाइट हर जगह थोड़ी बाहर आएगी. ठीक. क्योंकि मुझे साइन सी की वैल्यू पता है ना. आई नो द वैल्यू ऑफ साइन सी विच इज 1/μ. मुझे म्यू से रिलेट करना है इसको. ये सी है ना एंगल. किसी राइट ट्रायंगल में साइन साइन क्या होता है? किसी भी राइट ट्रायंगल में साइन सी इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. वो तो किया मैंने. मैंने साइन सी इसलिए किया बिकॉज साइन सी मेरे को 1/μ पता है ना. ये राइट ट्रायंगल है. अब तो हो ही जाएगा सब्स्टिट्यूट करके. फिर आंसर 26,149 आ रहा है. अच्छा. हाँ जी. 80 सेंटीमीटर डेप्थ थी ना. हाँ जी सर, सेंटीमीटर में होगा सर, सेंटीमीटर हाँ स्क्वायर. सेंटीमीटर होगा. एरिया पूछा है ना उसने. तो 3.14 80 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर -1. म्यू इज 1.33 विच इज 4/3. हाँ वही लिया मैंने. इस सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है. वन 49 करो. वन 49. is based on real and apparent depth. जब भी तुम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हो, सपोज यहाँ पे कोई फिश है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, एयर ले लेते हैं इसको. रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है. ये स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ. ये ऑब्जेक्ट है. रेज ऑलवेज बिगिन फ्रॉम ऑब्जेक्ट. रेज चल रही है. ये नॉर्मल है. तो डेंसर टू रेयर इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड यहाँ पे ऑब्जर्वर है. तो ये ऑब्जर्वर हमेशा जब देखेगा तो वो यहाँ इमेज नजर आएगी. मतलब whenever you see an object in a denser medium, it appears closer to you. तुमने पूल में भी देखा होगा, पूल में काफी पानी भरा होता है लेकिन ऊपर से देखते हैं तो उसका फ्लोर ऊपर नजर आता है. सो रियल डेप्थ हमेशा ज्यादा होती है. दिस इज द रियल डेप्थ एंड दिस इज द apparent डेप्थ. एंड दिस इज apparent shift.
ओ आई इज टी रियल माइनस टी एपरेंट, एपरेंट शिफ्ट बोलते हैं इसको। तो उसका एक फॉर्मूला होता है दैट म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू टी रियल बाय टी एपरेंट, एंड एपरेंट शिफ्ट इज ऑलवेज दिस। वो यहीं से आएगा, टी ए को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, हाँ, टी ए इज टी आर बाय म्यू। जबकि तुम अगर वाटर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम किसी चीज को देखोगे, विल बी जस्ट रिवर्स इफेक्ट, उल्टा नजर आएगा। ओ आई इज अपेरेंट डेप्थ है ना, ओ आई इज टी आर माइनस टी ए, ओ आई इज टी आर माइनस टी ए। तो टी ए कितना है, टी ए है टी आर बाय म्यू, टी आर कॉमन ले लिया, तो इसी पे बेस्ड है ये। एंड देन इफ यू सी समथिंग इन रेयरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो वो तुम्हें दूर नजर आएगा। तो जब किंगफिशर फिश को देखता है तो फिश नजदीक नजर आती है, जबकि फिश को किंगफिशर दूर नजर आता है। तो किंगफिशर को लगता है कि फिश नजदीक है, जंप करके उसको पकड़ लो, और फिश को लगता है किंगफिशर दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर चले जाओ, तो फिर ऊपर सीधी चले जाती है वो। फिश इज कॉट, तो नेचर इज ऑल्सो अगेंस्ट फिश, सपोर्टिंग द किंगफिशर। करो अभी क्वेश्चन कर लो। हम्म, टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू हाइट 1.12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वाटर का वो दे रखा है। द अपेरेंट डेप्थ ऑफ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप 9.4, टी ए दे रखा है अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ दे रखा है 9.4। अब व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये तो हो ही जाएगा सीधा सीधा। रियल डेप्थ पता है 12.5, और वो भी दे रखा है, कर लो। 1.3। हाँ, हाँ, तो वही तो है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। सो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू टी आर कितना है शनाया, 12.5, हाँ। और टी ए दे रखा है 9.4। कितना आ रहा है ये, 1.32। राइट। तो म्यू वाटर आ चुका है तुम्हारा। अब क्या किया उसने, वाटर को रिप्लेस कर दिया किसी और लिक्विड से, है ना।
So now you have another liquid of refractive index 1.63 and it is also the same height. तो तुम इसका वो निकाल लो, TA निकालना है इस बार. You have mu of the liquid, you find TA. So it is 7.66. तो उसने पूछा है कितना शिफ्ट करना पड़ेगा. तो पहले वो 9.4 पे फोकस हो रहा था, अब फोकस हो रहा है इतने पे, तो दोनों को माइनस कर दो. 4.84. हाँ. तो सेकंड केस में म्यू दे रखा है 1.63. टीए निकालना था. क्या रहा टीए? 7. 66. So earlier the microscope was focused at 9.4. Now it has to be focused at 7.66. So it has to be moved by so much distance. 1.74. So microscope will be shifted by so much. तुम लोगों का केमिस्ट्री कब है? सैटरडे को है? हमारा हो गया सर. केमिस्ट्री एग्जाम हो गया? अच्छा, इंग्लिश है ना अब? यस सर, फ्राइडे को है वो. अच्छा, फ्राइडे को है. फ्राइडे क्लास करोगे तुम लोग? हाँ, कर I'll सकते हैं do it. सर. हाँ, बिकॉज आई विल बी डूइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट डे. उसका ठीक जो है सर. अगले फ्राइडे है उसमें क्लास नहीं हो पाएगी. मैं आई एम नॉट एट इन टाउन. नेक्स्ट से अगले वाला 14 वाला फ्राइडे. तुम तो सारी क्लास ऑनलाइन लेती हो. ऑनलाइन बोलने के बाद तुम ऑफ कभी ऑनलाइन नहीं रहती. इससे बेटर ऑफलाइन आ जाओ. तो वो वेब ऑप्टिक्स की रिकॉर्डिंग आपको मिली? हाँ, मैंने उसको डाल दी ना उसमें. वो उसमें क्या था, क्लास 11 लिखा हुआ है लेकिन क्लास वो 12th वाली ही है. या तो मेरे को नहीं नहीं अपना सर. वो कर दो. मेल आईडी में तो वो कर दूंगा, मेल कर दूंगा वो. ठीक है सर. या मैंने उसमें अपलोड कर दिए वो मैं चेक यूट्यूब. कर लेता हूँ. हाँ, 20 जून वाली यूट्यूब ना. पे? अच्छा, हाँ, यूट्यूब. 20 जून. और तुम मेरे को अपना पर्सनल आईडी भेजना, मैं आई सेंड इट टुडे. ठीक है सर. ये हमने किया था 2017. पेज 8 पे देखो. पेज नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन. A ray of light incident on the face AB of an equilateral prism. डायग्राम नेक्स्ट पेज पे दे रखा है. मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन दे रखा है उसका 30 डिग्री. ए दे रखा है 60 डिग्री. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म. कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म. पेज 8. पेज 8 पे देखो लास्ट क्वेश्चन.
दिस मिनिमम डेविएशन का इसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा. At minimum deviation, you know that mu is sine of a plus delta m by 2 over sine a by 2. Because at minimum deviation क्या होता है? a is equal a by 2 equal to r हो जाता है. r1 r2 equal to r होता है. I is equal to e होता है. This is, you can find mu from this. You know a 60 degree, you know delta m. Mu निकाल लो. वन पॉइंट फोर. Okay. So mu is sine a plus delta. A is 60, delta m is 30 by 2 divided by sine 30. Sine 45 आ जाएगा न्यूमरेटर which is 1 by root 2. 1 by 2. Mu आ गया root 2. 1.41. So that is the mu of the material of the prism. अब speed of light prism में कैसे आएगी? Speed of light in the prism would be v is equal to c by mu, right? ये mu का फॉर्मूला ही है. Mu is speed of light in the air by speed of light in the medium. Refractive index of any material is c by vm. Vm is the speed in the medium. तो यहाँ से v आ जाएगा c by mu. c तुम्हें मालूम है कितना है? 3 into 10 to the power 8. Mu की वैल्यू पता है 1.41. So you get the speed of light in the prism. Second part था find the angle of incidence at the face AB so that the emergent ray grazes the along the face AC. कैसे करोगे इसको? Angle of incidence so that it grazes the surface. तो तुम उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो. म्यू पता है, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा. कितना आएगा क्रिटिकल एंगल? साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू. तो सी आ गया 45 डिग्री, राइट? तो अगर रे ग्रेज करेगी तो उसके लिए जरूरी है यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा, दिस एंगल हैज टू बी 45 डिग्री, है ना? ये 45 हो गया. तो अगर ये 45 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा यहाँ पे? ये 45 तो ये भी 45 है ना? 60 प्लस 45 कितना हो गया? 105. तो ये कितना हो गया? 75. तो ये कितना हो गया? 15 डिग्री. चेक दिस आउट. अब सरफेस ए बी पे स्नेल्स लॉ लगा दो. सरफेस ए बी पे स्नेल्स लॉ लगाओ. ये वो निकालना है ना मैं. ये एयर है तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू. म्यू तुमने निकाला हुआ √2 साइन आर. आर इज 15 डिग्री. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड साइन आई. 21.4. लाइक आई की वैल्यू है 1.4. हाँ, ठीक है. √15 तुम्हें मालूम है कितना होता है सबको? तो सीबीएसई वाले तो इसमें छोड़ देंगे इसको. आईसीएसई वाले मोबाइल उससे ये कैलकुलेटर से. साइन 15 कैसे याद है ये? नहीं, आ गया ना इसमें. हाँ, मुझे याद है. ये मैथ्स में करते हैं अच्छा ना ये तो. अच्छा. साइन 15 इज √3 माइनस 1 बाई 2 √2. साइन ओके. 18 इज √5 माइनस 1 बाई 4. शनाया को सारा बताया हुआ है, पता होगा इसको तो. ये सिर्फ एग्जाम के पहले याद करेगी.
तो फ्राइडे को आई विल बी डूइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना? ओके सर। हाँ, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो नाराज क्यों होती हो छोटी छोटी बातों पे? ओके, एंडिंग द क्लास। ओके सर। Thank you, sir. बाय।